तो दोस्तों ये वीडियो स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एस्टेट में है ना, एस्टेट 2020 में सोशल साइंस के किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है एस्टेट 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्टेट 2023 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है दोस्तों किस संप्रदाय से संबंधित है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सूफी संप्रदाय। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सूफी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु जो है वो सूफी संप्रदाय से संबंधित है और यह क्वेश्चन एस्टेट 2020 में आया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम मुगल शासक कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बाबर। बाबर जो था इसको हम लोग मुगल शासक का क्या मानते हैं दोस्तों, संस्थापक भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों ना, बाबर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। तो याद रखिएगा विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों एस्टेट 2020 में आया हुआ है और एस्टेट 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया कि भुवनेश्वर और पुरी मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो याद रखिएगा नागर शैली। और ये क्वेश्चन भी आपका एस्टेट 2020 में पूछा हुआ दोस्तों, हो सकता है एस्टेट 2023 में पूछ लिया जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खांसी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है दोस्तों तो आप हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों। हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भुवनेश्वर और पुरी जो मंदिर है दोस्तों वो किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है। ये क्वेश्चन एस्टेट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यह किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने ही कहा है कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर वलय वाली आकृति पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों शनि ग्रह जो होता है उसके चारों ओर वलय वाली आकृति पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा बनाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का आकार जो है विश्व में कितने नंबर पर आता है। तो सॉरी, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितनेवें नंबर पर आता है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ दोस्तों, पूछने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना ही तो होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास दो रास्ता नहीं है, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन तो याद रखना ही होगा कि भारत जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है, तो 7वें नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर जनसंख्या के आधार पर बोले तो दोस्तों अभी भारत जो है फर्स्ट नंबर पर आ गया है, लेकिन अभी देखिएगा दोस्तों कि गूगल वगैरह में अपडेट नहीं किया है, तो अभी भारत अभी दूसरे नंबर पर ही सबको बता रहा है, लेकिन भारत सबसे पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या दृष्टि के अनुसार भारत जो है 1 नंबर पे आ चुका है, चीन दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या माना जाता था कि चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत की जनसंख्या है। वर्तमान समय की बात किया जाए तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिपुरा जो एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या है ना, 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है,
अगर जैसे मान के चलते हैं ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना दोस्तों, तो क्या है ना तीन तरफ क्या है त्रिपुरा के तीन डायरेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार के स्टेट के एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी है दोस्तों, बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती होता है तो दोस्तों हमें क्षमा कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8,849 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 48 मीटर आता है, 49 मीटर नहीं आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 8,848, 8,849, अगर 8,850 भी आता है दोस्तों, अगर तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई थी दोस्तों 8,848, उसके बाद दोस्तों अपडेट हुआ 8,849, अभी वर्तमान समय में दोस्तों शो कर रहा है 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये जो चोटी है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये चोटी आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप स्थित है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही क्या है दोस्तों ना, बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो भारत का जो राजनीति होता है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें संविधान जो होता है दोस्तों सबसे ऊंचा होता है, सबसे सर्वोच्च होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि संविधान सभा द्वारा संविधान का कार्य कब तक पूरा कर लिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों अलग अलग है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके स्टेट के पेपर में पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान का कार्य कब तक पूरा कर लिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा वो डेट था 26 नवंबर 1949। क्या था, 26 नवंबर 1949 था दोस्तों। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया था ना, संविधान सभा द्वारा अपना सब काम को पूरा कर लिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हो सकता है यह भी क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो डेट था दोस्तों 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया था दोस्तों, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान सभा के, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पितामह भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती होती है दोस्तों हमें क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, तो संविधान का पितामह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, संविधान सभा का अधिवेशन कब हुआ था, तो संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसी दिन दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो याद रखिएगा 11 है। अगर बोला जाए कि कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, तो आपका 6 है, आगे 7 था, एक तो हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 है। और भारतीय संविधान में जो दोस्तों वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही अच्छा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णन कौन करता है, तो
याद रखिएगा संविधान का प्रस्तावना जो है दोस्तों वही बोलता है कि भारत क्या है दोस्तों, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आपके एस्टेट 2023 के पेपर में पूछ ले दोस्तों। ठीक है, और अभी आप लोगों को पता ही है कि एस्टेट का जो एग्जाम है वो कंटिन्यू चल ही रहा है ना। हो सकता है दोस्तों यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और संविधान एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, एस्टेट के पेपर में देखिएगा कि सोशल साइंस स्पेशल में, ठीक है, स्पेसिफिक पेपर में देखिएगा दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, तो सोशल साइंस में संविधान टॉपिक से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मत ही पूछिए दोस्तों। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा लेकिन ये वाला क्वेश्चन को रट जाइएगा जरूर। ठीक है, कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधायिका इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन दोस्तों स्टेट 2020 के पेपर में पूछा था और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका आंसर जो है गलत ठोक करके आ गया था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा, विधायिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो याद रखिएगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने वाले दे दे दोस्तों कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाए, 4 वाला बोल देगा इनमें से सभी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, सही ढंग से रीडिंग करना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, ना राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये क्वेश्चन भी स्टेट 2020 में पूछा गया, हो सकता है स्टेट 2023 के भी पेपर में पूछ लिया जाए दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 21, कि भारत में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है ना कि संवैधानिक अधिकार। बहुत सारे स्टूडेंट ने यही गलती किया था स्टेट 2020 के पेपर में कि भारत में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत ठोक करके आ गया था। सबने लिख दिया था दोस्तों क्या, कोई कोई मार दिया था मौलिक अधिकार में, कोई कोई टिक मार दिया था दोस्तों संवैधानिक अधिकार में। ना ही ये मौलिक अधिकार है, ना ही ये क्या दोस्तों संवैधानिक अधिकार है, ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है ना, ये एक वैधानिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 352 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 352 में दिखाया गया दोस्तों कि एक राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस प्रकार से कर सकता है या फिर कर सकते हैं, ये सारा विवरण किस में दिया है, अनुच्छेद 352 में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 23, यह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो होता है दोस्तों न्यायाधीश अपना जो है त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है स्टेट 2023 के पेपर में पूछ ले दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो देखिए छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, कोई भी कार्य को जिसको क्या दोस्तों ना, जिसको कम व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति जो है दोस्तों लगे रहता है लेकिन उस काम को क्या करते हैं, कम व्यक्ति करते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से मान सकते हैं दोस्तों कि अपना सिर्फ काम निकालते हैं। ठीक है, नाम का बोलते हैं कि इस फैक्ट्री में जो है 100 वर्कर काम करता है, लेकिन लग तो रहा है दोस्तों कि 100 व्यक्ति है, लेकिन 100 व्यक्ति हकीकत में काम नहीं करता है, वही 30 से 40 व्यक्ति काम कर रहा होता है और सभी व्यक्ति काम में लगा हुआ रहता है। सिर्फ नाम का हम इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो अपना सैलरी को उठाता है, वही होता है दोस्तों छिपी बेरोजगारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 25, कि संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई, तो 61वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 61वां संशोधन।
इससे पहले जब संशोधन नहीं हुआ था तो वोट देने का अधिकार कब था दोस्तों? चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसका 21 साल होना अनिवार्य था। लेकिन अब कितना साल है? 18 साल है। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो वोट दे सकता है जिसका 18 साल हो गया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये नियम पारित का हुआ जब संविधान में 61वां संशोधन किया गया, तब जाकर के यह नियम को पारित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उससे कम है दोस्तों महाराष्ट्र में, उससे कम बिहार में, और सबसे कम दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ये क्या है दोस्तों ने एक प्रकार का अवरोही क्रम मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, फिर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सा देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को उन्नति का सूचक माना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्ण काल किस समय या फिर किस काल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 9 में पूछा गया कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू करवाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। यह क्वेश्चन स्टेट 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, और हो सकता है दोस्तों एस्टेट 2023 के पेपर में पूछ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये 3 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2020 के पेपर में आया हुआ है। तीनों ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक था आपका अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका वगैरह वगैरह हो गया, सारे के सारे जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। लेकिन एक जगह है दोस्तों कलिंग, जो कहाँ पे शामिल नहीं था दोस्तों? न अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के दोस्तों अंत में जय हिंद, जय भारत।